स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 32 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all level is protected. यानी कि जब हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व कर देते हैं तो उसकी बायोडाइवर्सिटी हर लेवल पे प्रोटेक्ट हो जाती है। हम क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा फॉरेस्ट प्रोटेक्ट कर देते हैं टाइगर को बचाने के लिए, क्योंकि टाइगर का नेचुरल हैबिटेट वो फॉरेस्ट है। दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड इन सितु कंजर्वेशन। देखिए, दो तरह की हम कंजर्वेशन की अप्रोच पढ़ेंगे, इन सितु कंजर्वेशन एंड एक्स सितु कंजर्वेशन। तो मैं इन सितु के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि इन सितु में क्या होता है कि आप जिस भी स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो आप उसको पूरा ही प्रोटेक्ट कर देते हो। यानी कि एक एग्जाम्पल दिया है ना कि अगर आप एक टाइगर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, पूरे के पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व कर देते हो। However, when there are situation where an animal or plant is endangered or threatened, यानी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई एनिमल या प्लांट है जो एंडेंजर्ड है या थ्रेटन्ड है, तो क्या होता है वहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो भी ऑर्गेनिज्म फेस कर रहा है, एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्शन फेस करने वाला है, हम उसको सेव करने के लिए इन सितु ही कर देते हैं कंजर्वेशन, यानी उस पूरे के पूरे एरिया को ही प्रोटेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर एक आता है एक्स सितु कंजर्वेशन इज़ द डिज़ायरेबल अप्रोच। यानी कि अगर हमें लग रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होने वाला है, अगर वो ख़त्म होने वाला है और वो उसका इन्वायरमेंट उसको फेवर नहीं कर रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बाहर उसको प्रॉपर सेव कर सकते हैं। बाहर सेव करने का मतलब है उसको बाहर ले जाएं, उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से खींच के हम उसको बाहर ले जाएं। दैट विल कम अंडर एक्स सितु। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इन सितु कंजर्वेशन। सबसे पहले हम लोग इन सितु कंजर्वेशन पढ़ेंगे। इन सितु कंजर्वेशन में फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, मैनी नेशन फाइंड इट अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल। कई लोगों को लगता है कि ये अप्रोच अनरियलिस्टिक है और इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल, मतलब इसको करना इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सारे के सारे बायोलॉजिकल वेल्थ को कंजर्व कर दें। इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन, यानी कि जो स्पीसीज को हमें सेव करना है एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कंजर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल। मतलब हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जिसकी हम कंजर्व करने के लिए एफर्ट डाल सके, लेकिन जितनी स्पीसीज को कंजर्व करना है वो बहुत ज़्यादा है। Now, on a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. कई सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम बताई है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि पूरी स्पीसीज को हम प्रोटेक्ट कर लें। They identified for maximum protection certain biodiversity hotspot. उन्होंने क्या करा, कुछ certain biodiversity hotspot बताए जहाँ पे क्या है, बहुत ही हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस है और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है। एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर वो स्पीसीज उस एरिया में मिलेगी तो वो कहीं और नहीं मिलेगी, वो स्पीसीज सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में मिलेगी। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर आइडेंटिफाइड। शुरू में कुछ 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टोटल 34 के अराउंड हॉटस्पॉट हो गए। These hotspots are also region of accelerated habitat loss. यहाँ पे habitat loss की प्रॉब्लम भी काफ़ी है। 3 of these hotspot, अब हम इनकी 3 की बात कर लेते हैं। वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, ये सारे कौन से हॉटस्पॉट हैं, ये वो हॉटस्पॉट हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है और इसमें बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। Although all the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of the earth land area, मतलब अगर हम सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को उठा लें तो वो पूरे अर्थ का सिर्फ 2% लैंड एरिया कवर करेंगे, और जो नंबर ऑफ स्पीसीज होगी दे कलेक्टिवली हार्बर इज़ एक्सट्रीमली हाई। यानी कि चाहे एरिया जो वो कवर कर रहे हैं हॉटस्पॉट वो कम है, लेकिन जो स्पीसीज वो हार्बर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं strict protection of these hotspot could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%.
अगर हम बहुत ज़्यादा ध्यान से प्रोटेक्ट करें इन हॉटस्पॉट को, तो जो ये मास एक्सटिंक्शन हमें देखने को मिल रहा है वो 30% रिड्यूस हो जाएगा। इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करते हैं, इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। इंडिया में क्या होता है, जो ये बहुत ही इकोलॉजिकली यूनिक हैं, अलग टाइप के हैं, प्लस जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्या बोल के, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या फिर सेंचुरीज। इंडिया के पास टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 90 नेशनल पार्क हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अच्छा, ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं बिकॉज डेवलपमेंट होती रहती हैं, तो इस पे नहीं जानना है कि ये तो इतना तो मतलब फिक्स नहीं है, ये तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया हैज़ ऑल्सो अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन दैट एम्फेसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। ये एक टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है, इसको एक बार देख लेते हैं कि मतलब क्या निकल रहा है इसका, रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन। हमारे इंडिया में क्या होता है, हम हर चीज़ को रिलीजन और कल्चर के साथ जोड़ते हैं, लेकिन जब ये चीज़ नेचर के साथ होती है तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इन नेचर को, नेचर के रिसोर्सेज को एज अ, जिनसे पूजा करते हैं, उनको बहुत ध्यान रखते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, नेचर हमारा प्रोटेक्ट होके चल रहा है। कई कल्चर्स में ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्री एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोडक्शन। यानी क्या हुआ, कई जगहों पे, कई कल्चर में क्या हुआ, जो वहाँ पे ट्रीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी गई, और दूसरी चीज़ उनको बिल्कुल उनका ध्यान रखा गया। ऐसे सेक्रेड ग्रोव्स कहाँ मिलते हैं, खासी एंड जेनेटा हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सरगुजा, और कनाडा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे प्रॉपर इनका ध्यान रखा जा रहा है, सेक्रेड ग्रोव्स बोला गया है, मतलब वहाँ पे क्या किया गया, चीज़ों को एक इम्पॉर्टेंस दी गई है रिलीजियस टर्म में, स्पिरिचुअल टर्म में, कि ये हमारा रिलीजियस और स्पिरिचुअल दोनों तरीके से ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है। नाउ इन मेघालय द सेक्रेड ग्रोव्स आर द लास्ट रिफ्यूजीज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज। मेघालय में जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं वो लास्ट रिफ्यूजीज हैं, लास्ट चीज़ें हैं जिस पे प्रोटेक्शन मिलेगी, या लार्ज नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज को यहाँ पे ध्यान रखा गया है। अच्छा, अब एक चीज़ आपको बताती हूँ, जब भी आप लोग पढ़ोगे अबाउट वेरियस काइंड ऑफ आपके ये जो होते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के मेथड, उसमें दो हमेशा आपसे पूछे जाएंगे आगे भी, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे या फिर इनफैक्ट आप किसी हायर एग्जाम्स में जाओगे, जहाँ पे मतलब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आईएएस वगैरह में बहुत पूछा जाता है। तो आप एक बात देखिए, आपको हमेशा याद रखना है, इन सिटू का मतलब है, मुझे अगर एक बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ, समझ लीजिए कोई एक बहुत ही वीवीआईपी इंसान है जिसको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के दो तरीके हैं कि वो जिस घर में रह रहा है, मैं उस घर के आसपास की पूरी कॉलोनी को क्या कर दूँ, प्रोटेक्ट कर दूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उस पूरे एरिया को ही प्रोटेक्ट कर दिया। तो ये एग्जाम्पल हुआ इन सिटू कंजर्वेशन का। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल हुआ कि मैं उस पर्सन को जहाँ पे मुझे लग रहा है कि उसको खतरा है, वहाँ से ले जाके किसी ऐसी सेफ जगह ले जाऊँ जहाँ मुझे लग रहा है कि वो प्रोटेक्टेड रहेगा। वो हो गया एक्स सिटू, मैं उसको बाहर लेके उसको प्रोटेक्ट करने लग गई। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इन सिटू कंजर्वेशन में और एक्स सिटू कंजर्वेशन में। मैं चाहती हूँ कि अपना जो आपका डाउट है ना वो यही क्लियर हो, क्योंकि ये चीज़ ना आगे चल के बहुत रहती है कि हम आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन हमें एक्चुअल समझ नहीं आता कि मतलब क्या पूछा गया है। तो आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इन सिटू और एक्स सिटू में क्या डिफरेंस है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इकोलॉजी सीरीज़ के और पार्ट देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे पार्ट्स दिख जाएंगे, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर या फिर होम पेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको वीडियो ढूंढनी है, वो भी मिल जाएगा। वरना सारी प्लेलिस्ट आपको बायोलॉजी के सेक्शन में मिलेगी। सेम वे में मैंने रिप्रोडक्शन के ऊपर भी एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं हर एक टॉपिक, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या फिर बाहर का हो, उसको बहुत डिटेल में कवर करूँगी। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।